हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस, उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल का मीन्स होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल कंटेन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स। रिएक्शन इट मीन्स क्या कर रहे होंगे, वो कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन शो कर रहे होंगे। कोलिजन का इट मीन्स वो क्या कर रहे होंगे, रिएक्ट कर रहे होंगे। जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स, उनमें होने वाले एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन आर दोज इन विच एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स रिएक्ट या कोलाइड टुगेदर टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, ये भी कह सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि आपका वन सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? ऐसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एंड इक्वेशन, चैप्टर का नाम 2 पार्ट्स में है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन when they are represented in equation form, या फिर when it represented in right hand side and left hand side। क्लियर हो गया? जैसे मानिए, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी, ए बी बना, इट मीन्स मैंने इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। वह एक साइड क्या है आपका, रिएक्टेंट साइड है जो रिएक्ट करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर हो गया? एक साइड आपका प्रोडक्ट बन रहा है, जो रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, जो उस रिएक्ट करने पे जो सब्सटेंस बनता है उनको प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे। अच्छा, हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब कौन रिएक्टेंट कौन प्रोडक्ट, बेटा आपका एरो ही डिसाइड करता है। आपका एरो डिसाइड करता है कि विच साइड इज रिएक्टेंट साइड एंड विच साइड इज प्रोडक्ट साइड। ओके, अब देखिए एरो किस साइड है, आपका ए प्लस बी, इट मीन ये प्रोडक्ट है और ये आपका रिएक्टेंट है। क्लियर? अब देखिए रिएक्टेंट कैसा हो गया, आपका राइट हैंड साइड हो गया, प्रोडक्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड। इट मीन्स हमें एक पॉइंट और पता चला कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपका ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं होता। रिएक्टेंट ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड नहीं होता है। एरो डिसाइडेड द प्रोडक्ट साइड। क्लियर हो गया? एंड एरो डिसाइडेड द आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? इन आई केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में एरो ही डिसाइड करता है प्रोडक्ट साइड कौन सी होगी आपकी। क्लियर? अच्छा, चेंजेस अगर कहूं मैं, चेंजेस क्या होते हैं रिएक्शन में, तो चेंजेस 2 प्रकार के होते हैं आपके, फिजिकल चेंज, आपका केमिकल चेंज। देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है आपका, फिजिकल इट मींस आउटर अपीयरेंस, इट मीन्स बाहरी रूप से दिख रहा होगा। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होगा बेटा, केमिकल चेंज इट मीन्स उसमें रिएक्शन, रिएक्शन मतलब एटम्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में। क्लियर हो गया? उनको केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे अब हम बाहरी रूप से क्या देख सकते हैं, देखिए टेम्परेचर, आपका गैस का इवोल्यूशन, आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? आपका अगर कहा जाए स्टेट। क्लियर? टेम्परेचर में पता चल जाता है एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। क्लियर? कि हीट निकल रही है कि हीट देना पड़ रही है, गैस का इवोल्यूशन तो नहीं हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। स्टेट माने अवस्था होती है, हिंदी में कहते हैं उसकी फिजिकल नेचर की, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। क्लियर?
ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन में फर्स्टली मैंने ये मेरे ही नोट्स हैं, आपको लिंक में मिल जाएंगे, आप लिंक चेक करिएगा, बायो में लिंक दी गई होगी, उससे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, केमिकल रिएक्शंस, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना है, जैसे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। क्या होते हैं फिजिकल चेंज, पढ़िए आप, देखिए रीड करेंगे हम। तो केमिकल चेंज, वन और मोर न्यू सब्सटेंस विथ न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, एक और एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जिनकी नई फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब आउटर अपीयरेंस हो, स्टेट हो आपका, क्लियर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट अलग हो, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो, किससे, रिएक्टेंट से। केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो, क्लियर हो गया, आया समझ में। जैसे जैसे मान सकते हैं हम उसका स्टेट भी चेंज हो सकता है रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना है। जैसे मानिए एक आपकी रिएक्शन भी दी गई है, Fe आयरन, आयरन जब CuSO4 से रिएक्शन करता है तो FeSO4 प्लस Cu बनता है। देखिए मानिए आपका जो CuSO4 है ब्लू कलर का होता है, देखिए ये है आपका CuSO4 सॉल्यूशन। जब CuSO4 सॉल्ट को हम वाटर में डाइल्यूट करते हैं तो ब्लू कलर का, आपके जो CuSO4 के क्रिस्टल होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा, जब हम उसमें आयरन निडल मतलब Fe से रिएक्शन कराते हैं, आयरन की निडल उसमें डिप करते हैं तो आपका FeSO4 बन जाता है, वो सॉल्यूशन ग्रीन हो जाता है, वो सॉल्यूशन आपका ग्रीन हो जाता है, क्लियर। अच्छा, तो अब क्या होता है, ग्रीन FeSO4 का सॉल्यूशन होता है। अब ये रिएक्शन हुई कैसे वो समझते हैं। देखिए Fe की रिएक्शन CuSO4 के प्रेजेंस में हुई तो क्या होगा बेटा, Cu की बैलेंसी +2, SO4 -2, Fe +2, क्लियर। इस रिएक्शन होगी, क्या हो जाएगा, +2 -2 से आपका मिलेगा, इट मीन्स FeSO4 बनाएगा प्लस Cu कॉपर, क्लियर हो गया। ऑब्वियसली ये इजी तरीका है आपकी रिएक्शन को सॉल्व करने का। तो FeSO4 बना और कॉपर निकल गई, क्लियर हो गया। कलर भी समझ लें, इसका कलर ब्लू होता है, ब्लू होता है, इसका कलर ग्रीन होता है, क्लियर हो गया। अच्छा, फिजिकल चेंज देखे जाए, फिजिकल देखिए मैंने लिख भी दिया है स्टार लगा के, व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ आयरन टू न्यू सब्सटेंस फेरस सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट आर फॉर्म, FeSO4 फॉर्म हो रहा है, साथ में कॉपर निकल रही है, क्लियर हो गया। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है आपका, चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना। स्टेट ऑकर्स बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नया सब्सटेंस ना बने तब भी स्टेट का चेंज हो, कलर चेंज हो। जैसे मानिए वाटर चेंज टू स्टीम, अब वाटर लिक्विड स्टेट होती है, आपका स्टीम वेपर स्टेट होती है। अब स्टेट तो चेंज हो रही है ऑन बॉइलिंग करने पे, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस कोई बनता नहीं। इवन थ्रो स्टीम एंड वाटर लुक्स डिफरेंट, स्टीम और वाटर, जो वाटर लिक्विड है लिक्विड स्टेट में और स्टीम आपकी वेपर स्टेट में, दोनों की फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है, वो गैस है ये लिक्विड है। व्हेन दे आर मेड टू रिएक्ट विथ पीस ऑफ सोडियम, जब इससे पीस ऑफ सोडियम से रिएक्शन होती है, दे रिएक्ट सेम वे, लेकिन ये दोनों जब आपकी गैस Na की रिएक्शन वाटर स्टीम से होती है तब भी वो रिएक्शन सेम देता है, और आपकी Na की रिएक्शन जब वाटर लिक्विड से होती है, यहाँ वाटर स्टीम का मतलब है वाटर वेपर से होती है, तब भी रिएक्शन आपकी सेम होती है, क्लियर हो गया। आया समझ में। गिव्स एक्सट्रैक्ट सेम प्रोडक्ट, दिस इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ द स्टेट लिक्विड टू वेपर। देखिए उसकी केमिकल चेंजेस नहीं हुए, इसमें आपका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रही, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया, क्योंकि ये स्टीम में है और ये लिक्विड में, क्लियर हो गया, ये गैस में है और ये लिक्विड में। ओके, ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचान सके वो आप समझेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, केमिकल रिएक्शन में अगर गैस इवॉल्व हो रही है,
इट मीन्स वो केमिकल रिएक्शन मतलब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रिएक्शन आपकी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। क्लियर हो गया। चेंज इन टेम्परेचर का चेंज हो रहा हो, क्लियर, एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, हीट देना पड़ रहा हो या हीट निकल रही हो। क्लियर हो गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी का बनना मतलब इनसॉल्युबल पार्ट का बनना। क्लियर हो गया। आयतन में चेंज, कलर का चेंज। अभी मैंने देखा, देखिए CuSO4 ब्लू कलर का था, जब उसमें आयरन का नेल डाली मतलब आयरन की कील डाली तो कलर आपका ग्रीन हो गया, इट मीन FeSO4 बन रहा है। रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। क्लियर हो गया। चेंज इन स्टेट का बदलना। क्लियर हो गया। लिक्विड से आपका अभी लिक्विड वाटर थी, अब उसको बॉईल किया तो वेपर बन गई, इट मीन स्टेट चेंज हुआ, गैस बन गई है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, देखिए मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है केमिकल रिएक्शन की। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में चेंज होना बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स का टूटना। क्लियर हो गया। बिटवीन डिफरेंट एटम्स, फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ये सारी केमिकल रिएक्शंस है। जैसे मानिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी कहा था एक AB मॉलिक्यूल है, वो A+B में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो वो दो न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा आयसन में। क्लियर हो गया। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टू फॉर्म न्यू बॉन्ड। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है आपका कि आपके रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक हो और प्रोडक्ट के बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, दोनों ही एक रिएक्शन में हो, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर। इन अ केमिकल रिएक्शन अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज कंप्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब आपका अगर कहूँ मैं, जो प्रोडक्ट हो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग हो, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस से। सो इन द केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंज टेक प्लेस। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें केमिकल चेंजेस हुए हैं। क्लियर हो गया। इस रिएक्शन को तभी तो केमिकल रिएक्शन कहा गया है। ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर आपका डिकम्पोजिशन होता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्लियर हो गया। अब कुछ पॉइंट्स के बारे में, रिएक्टेंट जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें पार्ट्स किस किस को क्या कहते हैं उसके बारे में समझते हैं। रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहा हो, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्ट लेते हैं रिएक्ट होने के लिए वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की रिजल्ट से जो नया सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे अभी एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। देखिए मैग्नीशियम आपका सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस फेज में होती है, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है वो सॉलिड बनता है। क्लियर हो गया। देखिए मैंने एग्जांपल में उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव मेथड भी दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट भी करना है, किस तरीके से थ्योरी लिखनी है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का बर्न होना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि एयर अगर किसी चीज़ को हमें बर्न करना है तो वो एयर के प्रेजेंस में ही बर्न होता है। टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी। इन द इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एग्जाम्पल किसका है, केमिकल रिएक्शन का। जैसे अभी समझ लेते हैं, देखिए जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, एक ऑक्सीजन क्या होता है आपका, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर बोले तो आपका 8 2,6, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में उसे चाहिए पड़ते हैं 8 बनाने के लिए। क्लियर हो गया। तो बैलेंसी क्या होती है, एक ऑक्सीजन की आपकी -2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव नेचर का होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी एटम में आउटर मोस्ट सेल में अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लेगा और नेगेटिव बनेगा, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव बनेगा उतने ही। अगर किसी भी एटम में उसकी आउटर मोस्ट सेल में 2,3 4 भी नहीं 2,3, क्लियर हो गया, आपके इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो ऑब्वियसली डोनेट करता है, देता है इलेक्ट्रॉन्स।
क्लियर हो गया, और ऑब्वियसली पॉजिटिव नेचर को शो करता है जो कि मेटल्स करते हैं। क्लियर हो गया, इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है आपका 8, तो एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 ऑक्सीजन का क्या होगा -4। क्लियर हो गया। अब देखिए मैग्नीशियम +2 है, ये -4 है, इट मीन्स इसे +4 बनना पड़ेगा, इट मीन्स 2 मैग्नीशियम। 2 MgO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा आप MgO, क्योंकि ये आपका +4 और -4 से रिएक्शन कर गया। अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ 2 मैग्नीशियम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, इट मीन्स यहाँ 2 में लगेगा, ऑब्वियसली है। इतना चीज़ समझ में आया, क्लियर। आगे चलते हैं। बिफोर बर्निंग एयर, ये मतलब आपकी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले इज क्लीन्ड बाय रबिंग अस विथ सैंड पेपर, सैंड पेपर से रफ करना पड़ता है। दिस इज डन टू रिमूव प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि एक बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर आपकी, अच्छा ये आपका एनसीईआरटी पोर्शन है, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्लियर, और बहुत ज़्यादा आता है आपका। अब इस साल से केस स्टडीज़ भी हैं, केस स्टडीज़ में भी आपके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लियर। तो सैंड पेपर से रफ करना पड़ता है उस रिबन को, क्योंकि उस पर कार्बोनेट मैग्नीशियम मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर लगी रहती है ऑन द सर्फेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्लियर हो गया, तो उसे रफ करने के बाद बर्न किया जाता है, क्लियर। अब कुछ कैरेक्टर स्केच, कुछ उसके गुण, हिंदी में से प्रॉपर्टीज, गुण की पॉइंट्स कहा जाता है केमिकल रिएक्शन के, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, उन्हीं के बारे में डिटेलिंग करनी है कि गैस का निकलना है, कुछ एग्जांपल के द्वारा बता दे रहेंगे। जैसे मानिए जिंक आपकी H2SO4 से रिएक्शन करती है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करती है, तो ZnSO4 + H। अच्छा, रिएक्शन के साथ साथ मैंने उसके थ्योरेटिकल पार्ट ऊपर दिया गया है, जैसे लिखा हुआ है इन अ केमिकल रिएक्शन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया। अब समझते हैं ये क्या हुआ। देखिए जिंक की रिएक्शन, Zn की रिएक्शन H2SO4 से हुई, क्लियर हो गया, तो क्या बनेगा ZnSO4 + H2 गैस। कैसे हुआ, देखिए जिंक की वैलेंसी +2, एक हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, तो 2 हाइड्रोजन है तो +2, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 का क्या होगा आपका 1, क्लियर। तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो देगा ही ऑब्वियसली, तो +1, 2 हाइड्रोजन की +2। SO4 की -2 होती है, याद रख लीजिएगा, क्लियर। अच्छा ऑक्सीजन नहीं, जिंक +2 और -2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ZnSO4, तो ZnSO4, तो हाइड्रोजन गैस बची, तो हाइड्रोजन गैस निकल गई, क्लियर हो गया। अच्छा, कभी भी रिएक्शन में इस तरीके से दिया हो, इट मीन्स गैस निकल रही है, गैस इवॉल्व्ड। अगर किसी भी इक्वेशन में इस तरीके से दिया हो एरो, इट मीन्स पीपीटी बन रही है, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, क्लियर। दोनों बातों का, दोनों साइन का अलग अलग मीनिंग है, क्लियर। अच्छा चेंज इन कलर, अच्छा एक एग्जांपल और भी देख ले रहे हैं। जैसे मानिए हम Zn की रिएक्शन HCl से कर दें तो क्या होगा, देखिए Zn +2 है, HCl +1 है, H +1 है और Cl -1 है। देखिए Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, 2,8,7। एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में होता है, आउटर मोस्ट सेल में इट मीन 7 इलेक्ट्रॉन है, एक की कमी है तो एक लेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में किसी के हो तो वो लेता है इलेक्ट्रॉन, इट मीन -1 होगा, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये +2 है, ये -1 है, इट मीन इसे -2 होना पड़ेगा, इट मीन 2 लगेगा, क्लियर हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन भी 2 हो गए हैं और Cl भी 2 हो गए, तो ये -2 हो गया है तो क्या बनाएगा ZnCl2 + हाइड्रोजन गैस बची, क्लियर। देखिए जब मैंने HCl के आगे 2 लगाया, इट मीन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो क्लोरीन 2 एक Zn के साथ रिएक्शन करके ZnCl2 बनाते हैं, क्लियर हो गया। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं बहुत बेसिक आपकी वीडियो को बनाऊंगा जिससे आप इन चीज़ों के बारे में समझ सकें, ओके, ठीक है। चेंज इन कलर का चेंज होना, जैसे अभी एग्जाम्पल भी बोला था कि आपका आयरन का कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो कॉपर + FeSO4 बनेगा, यहाँ पे मैंने बता भी चुका हूँ रिएक्शन, क्लियर हो गया। ब्लू कॉपर सल्फेट है आपकी तो ग्रीन हो जाएगा, आपका कलर भी चेंज होता हुआ दिख रहा है, क्लियर हो गया। अच्छा एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, कॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होता है, कॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। देखिए
कॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होता है तो कॉपर ऑक्साइड बनती है। कैसे हुआ देखिए, कॉपर आपका +2, एक ऑक्सीजन का आपका -2 तो 2 ऑक्सीजन -4, इट मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, इसे +4 करना पड़ेगा, इस मीन 2। क्लियर हो गया, तो अब ये +4 हो गया और ये आपका -4 हो गया, तो CuO वो भी 2 ऑक्सीजन 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन। क्लियर, ये ब्लैक कलर का होता है। क्लियर, कॉपर मेटल होती है, इट मीन सॉलिड है, और ऑक्सीजन गैस। तो हमें आपका जो कॉपर ऑक्साइड क्या है, ब्लैक सॉलिड ब्लैक मिल रहा है, मतलब स्टेट का भी चेंज देखने को मिल रहा है हमें। क्लियर, ये भी लिखा हुआ है आपकी थ्योरेटिकल पार्ट। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस का स्टेट चेंज होना, जैसे यहाँ पे भी हो रहा था, सब्सटेंस का स्टेट कॉपर ऑक्साइड बन रही थी। क्लियर हो गया, जैसे मानिए स्टेट के चेंज का, इट मीन्स क्या होगा, जैसे हम कह भी सकते हैं कि कंबक्शन करे, कैंडल वैक्स पहले क्या होती है, सॉलिड होती है, सॉलिड से लिक्विड हो जाती है। देखिए लिखा भी हुआ है, द कंबक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स, मतलब मोमबत्ती का इज कैरेक्टराइज बाय द केमिकल चेंज इन स्टेट का चेंज होना, क्योंकि हम जब कैंडल को आपका जलाते हैं तो वो सॉलिड होती है पहले, लेकिन जलने पे वो लिक्विड और गैस रिलीज करती है, लिक्विड में वो कन्वर्ट होने लगती है, गैस उसमें जो रिबन होती है वो कार्बन रिलीज करती है। क्लियर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगते हैं ऐसन में, बिकॉज द वैक्स इज सॉलिड, वैक्स सॉलिड होती है। वाटर फॉर्म्ड बाय द कंबक्शन ऑफ वैक्स लिक्विड आपका फॉर्मेशन होने लगता है एट अ रूम टेम्परेचर पर, वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय द कंबक्शन ऑफ वैक्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गया, जैसे एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मेथनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, अब ये आप याद रख लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करती है आपकी हाइड्रोजन गैस के साथ, तो आपका मिथेनॉल बनता है CH3OH। ये हम कहाँ समझेंगे, ये हम समझेंगे, आपका चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उस पार्ट में इसकी और अच्छे से डिटेलिंग करेंगे। आप बस ऐसा समझ लीजिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है हाइड्रोजन गैस में मिथेनॉल का फॉर्मेशन करती है, मिथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर का चेंज होना, जैसे आपका एग्जाम्पल बताऊं मैं, इसमें शायद मैंने एग्जाम्पल लिखा नहीं, तो इसमें आप एग्जाम्पल लिख भी सकते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम इज कैरेक्टराइज बाय द चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर हो गया। आपका जिंक ग्रेन्यूल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो कैरेक्टराइज द चेंज इन टेम्परेचर। जैसे देखिए दोनों एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका, यहाँ पे देखिए, चेंज इन टेम्परेचर का चेंज होना। देखिए जैसे मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूँ जब मैं, क्लियर हो गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, कभी भी कार्बोनेट CO3 को आप गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो वो कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है। क्लियर हो गया। देखिए इस कार्बोनेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी तो एक ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन एक कैल्शियम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। क्लियर, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया। इसमें हमने हीट दी, तो ये क्या होगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट देना पड़े। एंडो माने गेन, हीट आपका गेन करे, थर्मिक माने हीट, ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। जैसे मानिए एक और एग्जांपल बताता हूँ, आपका जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ZnSO4 + Cu बनता है, ये आपकी रिलीज करता है हीट आपकी रिलीज करता है। इट मीन्स ये क्या है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, ऐसे भी कह सकते हैं कि और एग्जाम्पल है आपका कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर से रिएक्शन करें, ये उसको कहते हैं क्विक लाइम।
इसमें वाटर से रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, स्लेक लाइम। क्लियर हो गया? देखिए स्लेक्ट लाइम, क्लियर, स्लेक्ट लाइम। ये रिएक्शन हुई कैसे, देखिए मानिए ये तो मैं अभी बता चुका हूँ आपको, मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये रिएक्शन, तो ये बात मैं बताऊँगा नहीं अब इस बार, ठीक है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HOH। देखिए कैल्शियम आपका +1 सॉरी +2, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, OH -1। इट मीन्स क्या होगा, इसे +2 होना पड़ेगा, क्लियर। तो इसमें 2 हाइड्रोजन, क्लियर आगे समझ में। तो बेटा 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 आपके हाइड्रोक्साइड हो गए, आपके 2 हाइड्रोजन हो गए, आपके 2 हाइड्रोक्साइड हो गए, क्लियर हो गया। 2 OH हो गए, इट मीन -2 हो गए, तो ये +2 ये -2 से रिएक्शन करके क्या बनेगा, CaOH का होल 2 है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, क्लियर। प्लस अब बचा क्या, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इट मीन वाटर रिलीज होगा, क्लियर हो गया। देखिए आप समझ भी सकते हैं, देखिए -2 +2 हो जाएगा, ये आपस में जोड़ेंगे वाटर बनाएंगे ऑब्वियसली। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसको स्लेक्ट लाइम कहते हैं, क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का बनना मतलब पीपीटी का। अब पीपीटी की आपका डेफिनेशन क्या होती है, इनसॉल्युबल पार्ट का बनना, क्लियर हो गया, जो सॉल्युबल ना हो किसी भी लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में वो पार्ट सॉल्युबल ना हो, क्लियर हो गया। जैसे देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 कहते हैं इसको, इसकी रिएक्शन H2SO4 से होती है तो BaSO4 बनता है, ये वाइट कलर का होता है, वाइट पीपीटी बनती है, क्लियर, प्रेसिपिटेट बनता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। देखिए समझते हैं इसको भी, देखिए BaCl2, BaCl2 की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, H2SO4, तो BaSO4 बनता है, साथ में HCl निकलता है। देखिए Ba, इट मीन Ba की बैलेंसी होती है +2 बैरियम की, क्लोरीन की मैं बार बार एटॉमिक नंबर से बताऊंगा नहीं, आप याद रख लीजिएगा। आपको अगर करना हो, चेक करना हो कि इसकी +2 क्यों है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आपको इजीली पता चल जाएगा। एक Cl की -1 होती है तो 2 Cl की -2, क्लियर। हाइड्रोजन की आपकी क्या होती है, एक हाइड्रोजन की +1 तो 2 हाइड्रोजन की +2, SO4 की -2 होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, याद रख लेना। Ba +2 से -2 से जोड़ेगा तो BaSO4, -2 +2 से जोड़ेगा तो HCl, वो भी 2, क्लियर हो गया बैलेंस। आगे सन में इसको क्या कहते हैं, बैरियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट, आपका सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर हो गया, इसलिए समझ में आ गया। अच्छा केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये समझते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन ही केमिकल इक्वेशन कहलाती है, यूजिंग सिंबल्स के रूप में, फॉर्मूला के रूप में किसी भी सब्सटेंस का। जैसे मैंने कहा A + B CD बन रहा है, इट मीन A + B क्या है, रिएक्टेंट, C + D क्या है, प्रोडक्ट। अच्छा ये मेरा नंबर है 7007954729, किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो आप कॉल कर सकते हैं, क्लियर हो गया। किसी भी पार्ट में आपको डाउट हो आप मैसेज करके भी ड्रॉप कर सकते हैं, मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, क्लियर हो गया। मैं उस पार्ट को ईजिली समझा दूंगा। नेक्स्ट, अच्छा जो इक्वेशन थी A + B क्या था, CD, C + D बन रहा था, तो लिखा भी हुआ है इन द इक्वेशन A + B इज अ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है आपका, C + D इज अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है आपका। द एरो डायरेक्शन डिसाइड द केमिकल रिएक्शन, एरो डिसाइड करता है कौन सा प्रोडक्ट कौन सा आपका रिएक्टेंट है। कंडीशन इफ एनी रिटन इज जनरली अबव, जो आपके ऊपर लिखी हुई है ये रिएक्शन में, क्लियर हो गया।
अभी इस रिएक्शन से कुछ आप कुछ ऐसी मतलब आप रिएक्शन समझते हैं, क्लियर हो गया। ये तो आपका जनरल रिएक्शन है, कुछ कोई आपके रिएक्शन समझते हैं इससे। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। रिप्रेजेंटेड अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इक्वेशन बता रहा है, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बनाएगा, H2O2 से वाटर बनाएगा। देखिए H2 प्लस O2 वाटर का फॉर्मेशन करता है 2H2। देखिए ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, स्टेट का भी चेंज हो रहा है। देखिए इन अ फर्स्ट इक्वेशन में वर्ड्स आर यूज्ड एंड इन अ सेकंड सिंबल ऑफ सब्सटेंस। पहले हमने पहले इक्वेशन में आपका वर्ड से रिप्रेजेंटेशन किया इक्वेशन फॉर्म में, फिर सिंबल के रिप्रेजेंटेशन किया इक्वेशन फॉर्म में। फॉर कन्वीनियंस द सिंबल ऑफ अ सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। फॉर कन्वीनियंस, इजीली समझाने के लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं, क्लियर, कि हमें ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़े और उसको समझा दें, क्लियर हो गया। अ केमिकल इक्वेशन इज अ वे of represent the chemical reaction in a concise and informative way। मतलब इक्वेशन की फॉर्म में इसलिए समझाया जाता है कि इजीली समझ में आ जाए, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम केमिकल इक्वेशन को पढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन दो प्रकार की होती है बेटा, आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्लियर हो गया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो समझते हैं। देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज अ नंबर ऑफ एटम्स, ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। देखिए नंबर ऑफ एटम्स इट बी मोल्स, क्लियर हो गया, मोल्स आपके सेम होंगे दोनों साइड पे, क्लियर। जैसे 1 मोल ऑफ Zn है, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, देखिए 1 मोल ऑफ ZnSO4 है प्लस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, उसमें होने वाले एटम्स वो सेम होंगे। जब मोल सेम होगा इट मीन्स उसमें एटम सेम होंगे। जैसे मैंने कहा देखिए Zn प्लस H2SO4 है, क्लियर हो गया, ZnSO4 बन रहा है प्लस H2 गैस। इस रिएक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसी के बिहाफ पे हम समझा देते हैं बहुत सारी रिएक्शंस को, क्लियर। देखिए 1 Zn एटम कितना है, एक, इधर पे भी एक, हाइड्रोजन गैस 2 है, यहाँ पे भी 2 है, SO4 एक है, SO4 एक है इसमें। अच्छा इस SO4 में भी एक ऐसे है, एक ऐसे, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, क्लियर हो गया, इजीली समझ में आ गया, ओके। इन इक्वेशन नंबर ऑफ जिंक, हाइड्रोजन, सल्फेट आर इक्वल ऑन बोथ साइड। यही लिखा हुआ है कि आपके इक्वेशन में जिंक, हाइड्रोजन, सल्फेट दोनों साइड, आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल होंगी, क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को कभी भी बना नहीं सकते, नॉर भी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। टू ओबे द लॉ को ओबे करने के लिए द टोटल मास ऑफ एलिमेंट का टोटल मास प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। ये हमें क्यों करना पड़ता है, बैलेंस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि लॉ कहता है आपका दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ इक्वल मास हो, क्लियर हो गया, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, क्लियर हो गया, आपका टोटल मास कंजर्व भी रहे। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इसी का अपोजिट, जो इस चीज को फॉलो ना करे, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके एटम बैलेंस्ड ना हो, क्लियर हो गया, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस ना हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस ना हो। जैसे आपकी देखिए एक Fe है, यहाँ पे 3 Fe है, इट मीन ये बैलेंस नहीं है। अगर एक भी एटम आपके रिएक्शन में एक भी एटम ऐसा है जो बैलेंस नहीं है, इट मीन वो इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, क्लियर हो गया, वो इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। इतना समझ में आया, ओके, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल मैंने डिस्क्रिप्टिव मेथड भी दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड, जो मैंने बोला है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा भी हुआ है, क्लियर हो गया। अच्छा ये PDF मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये PDF आपको लिंक में मिल जाएगी बायो में, क्लियर हो गया, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्लियर। और आपको अगर ये लिंक आपकी ना खुले तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, देखिए ये अभी बैलेंस नहीं है तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए एक चार्ट मतलब एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है, देखिए उसमें ईजिली
देखिए हम एक चार्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट्स, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का नंबर और ये राइट हैंड साइड का नंबर। देखिए पहला एलिमेंट है Fe आयरन। Fe देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 3 है। क्लियर हो गया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 है और राइट हैंड साइड भी 2 है। देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 है, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड आपका 4 है। क्लियर हो गया। अब देखिए आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। इट मीन्स यहाँ पे आपको यहाँ से 1, यहाँ 1 को 3 करना है। इट मीन्स यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तभी तो होगा। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में। और यहाँ 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तभी तो बैलेंस होगा। क्लियर। जैसे मैंने फिर वही रिएक्शन लिखता हूँ मैं, Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2 है। देखिए अगर मैं Fe में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो अब ये Fe बैलेंस होगा। ठीक है। अब हाइड्रोजन को अब हमें ऑक्सीजन को अगर मैं यहाँ 4 करता हूँ तो देखिए यहाँ 4 ऑक्सीजन होगा। क्लियर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन आपके चेंज हो गए। देखिए हाइड्रोजन आपके 8 हो गए, 4 2 8। तो आपको हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो गया। क्लियर हो गया। अब हमें इस हाइड्रोजन को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 है। इट मीन्स इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है इंटू 2, आपकी बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। 3Fe प्लस 4H2 Fe3O4 प्लस 2H2। क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने यही करा होगा। देखिए 3Fe 4H2 आपका FeO4 4H2। ये आपका मैंने आपको इजीली इस तरीके से समझा दिया। यहाँ पे अब रिटन मेथड लिखा हुआ है, इधर पे रिटन मेथड लिखा हुआ है। देखिए मैंने यही चार्ट बनाया था। फिर इसको डिस्क्रिप्टिव वैल्यू में कैसे लिखना है ये भी बताया गया है। क्लियर हो गया। इसके आगे आपका कुछ इंफॉर्मेटिव पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर आपके रिएक्शन में G लिखा हुआ है तो वो गैस को रिप्रेजेंट करता है, वो रिएक्टेंट गैस होगा या प्रोडक्ट गैस होगा। आपका L लिखा हुआ है तो वो लिक्विड होगा। क्लियर हो गया। S लिखा हुआ है तो सॉलिड होगा। AQ लिखा हुआ है एक्वस होगा। इट मीन्स उसमें वाटर प्रेजेंट होगा। एक्वस की स्पेलिंग गलत हो गई। क्लियर हो गया। ये साइन, अच्छा एरो भी, एरो अगर ऐसा है इट मीन्स गैस इवॉल्व हो रही है। एरो अगर इस तरीके से इट मीन्स पीपीटी फॉर्मेशन हो रहा है। ओके। तो ये भी कुछ आपके इक्वेशन के पार्ट्स हैं। कुछ इक्वेशंस में आपको इंफॉर्मेटिव पार्ट्स लिखने पड़ते हैं आपको, जैसे इक्वेशन सही तरीके से समझ में आए कि क्या है, उसकी स्टेट क्या है आपकी। क्लियर। नेचर क्या है आपका। इसके आगे आपका शॉर्टकट है। ये मेरी ट्रिक है, ये ट्रिक है। क्लियर हो गया। इसको जैसे आपको बैलेंस नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही है, ऐसे मतलब टिपिकल पड़ता है, तो इजी एक ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। उसमें मुझे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी समझाना है। इसके बाद आपका टाइप्स बताना है, साथ में कुछ आपकी रस्टिंग मतलब कोलिजन के बेसिस पे भी बताना है। इफेक्ट ऑफ कोलिजन एंड रेंसिडिटी और कोलिजन क्या होता है ये भी समझाना है। क्लियर हो गया। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में आपको समझाऊंगा। ओके। तो आज के लिए इतना ही। ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। क्लियर। ओके।